कभी कभी कोई रात आदमी के लिए इतनी भारी हो जाती है कि उसे काटना मुश्किल हो जाता है। जयलक्ष्मी के लिए भी वह रात ऐसी ही थी। उस पूरी रात वह पल भर के लिए भी नहीं सो सकी थी। कभी वह बिस्तर पर करवटें बदलती तो कभी उठकर कमरे में टहलने लगती। उसके मन में बेचैनी थी तो आंखों में भय था। एक एक पल उसे एक एक साल के बराबर लग रहा था। किसी अनहोनी की आशंका से उसका दिल कांप उठता था। सवेरा होते ही जयलक्ष्मी बेटे के पास पहुंची और उसे झकझोर कर उठाते हुए बोली, तुम यहाँ आराम से सो रहे हो और तुम्हारे पापा रात से गायब हैं। वह रात में गए तो अभी तक लौट कर नहीं आए। वह जब घर से गए थे तो उनके पास काफी पैसे थे, इसलिए मुझे डर लग रहा है कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी तो नहीं घट गई। जयलक्ष्मी बेटे को जगा कर यह सब कह रही थी तो उसकी बातें सुनकर उसकी ननद भी जाग गई, जो बेटे के पास ही सोई थी। वह भी घबरा कर उठ गई। आंखें मलते हुए उसने पूछा, क्या हुआ भाभी? भैया कहाँ गए थे जो अभी तक नहीं आए? लगता है तुम रात में सोई भी नहीं हो। मैं सोती कैसे, उनकी चिंता में नींद ही नहीं आई। उन्हीं के इंतजार में जागती रही। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कहकर जयलक्ष्मी रोने लगी। बेटा उठा और पिता की तलाश में जगह जगह फोन करने लगा, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। उसके पिता विजय कुमार के बारे में भले पता नहीं चला, लेकिन उनके गायब होने की जानकारी उनके सभी नाते रिश्तेदारों को हो गई। इसका नतीजा यह निकला कि ज्यादातर लोग उनके घर आ गए और सभी उनकी तलाश में लग गए। विजय कुमार गौरव के गायब होने की खबर मोहल्ले में भी फैल गई थी। मोहल्ले वाले भी मदद के लिए आ गए थे। हर कोई इस बात को लेकर परेशान था कि आखिर विजय कुमार कहाँ चले गए। इसी के साथ इस बात की भी चिंता सता रही थी कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी तो नहीं घट गई, क्योंकि वह घर से गए थे तो उनके पास कुछ पैसे भी थे। किसी ने उनके पैसों के लिए उनके साथ कुछ गलत ना कर दिया हो। 38 साल के विजय कुमार महाराष्ट्र के जिले के रहने वाले थे। उनका भरा पूरा शिक्षित और संपन्न परिवार था। सीधे साधे और मिलनसार स्वभाव के विजय कुमार वही एक कॉलेज में अध्यापक थे। अध्यापक होने के नाते समाज में उनका काफी मान सम्मान था। गांव में उनका बहुत बड़ा मकान और काफी खेती थी, जमीन थी, लेकिन नौकरी की वजह से उन्होंने वही महाराष्ट्र जिले में जमीन खरीद कर काफी बड़ा मकान बनवाकर उसी में परिवार के साथ रहने लगे थे। विजय कुमार के परिवार में पत्नी जयलक्ष्मी के अलावा एक बेटा था। पत्नी और बेटे के अलावा उनकी एक मंदबुद्धि बहन भी उन्हीं के साथ रहती थी। मंदबुद्धि होने की वजह से उसकी शादी नहीं हुई थी। बाकी का परिवार गांव में रहता था। विजय कुमार को सामाजिक कार्यों में तो रुचि थी ही। वह तबला और हारमोनियम बहुत अच्छी बजाते थे। इसी वजह से उनकी भजन कीर्तन की अपनी एक मंडली थी। उनकी यह मंडली गाने बजाने भी जाती रहती थी। दिन कॉलेज और रात गाने बजाने के कार्यक्रम में कटने की वजह से वह घर परिवार को बहुत कम समय दे पाते थे। उनकी कमाई ठीक ठाक थी, इसलिए घर में सुख सुविधा का हर साधन मौजूद था। आने जाने के लिए मोटरसाइकिलों के अलावा उनके पास एक मारुति ओमनी वैन भी थी। इस तरह के आदमी के अचानक गायब होने से घर वाले तो परेशान थे ही, नाते रिश्तेदारों के अलावा उनकी जान पहचान वाले भी परेशान हो गए थे। सभी उनकी तलाश में लगे थे। काफी प्रयास के बाद भी जब उनके बारे में कुछ पता नहीं चला तो सभी ने एक राय होकर कहा कि अब इस मामले में पुलिस की मदद लेनी चाहिए। पुलिस ने भी अपने हिसाब से विजय कुमार की तलाश शुरू कर दी, लेकिन पुलिस की इस कोशिश का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। पुलिस ने लापता अध्यापक विजय कुमार की पत्नी जयलक्ष्मी से भी विस्तार से पूछताछ की। जयलक्ष्मी ने पुलिस को जो बताया उसके अनुसार रोज की तरह उस दिन कॉलेज बंद होने के बाद 7 बजे के आसपास वह घर आए तो नाश्ता पानी करके कमरे में बैठकर पैसे गिनने लगे। वे पैसे शायद फीस के थे, जिन्हें अगले दिन कॉलेज में जमा कराने थे। पैसे गिनकर उन्होंने पैंट की जेब में वापस रख दिए और लेटकर टीवी देखने लगे। रात का खाना खाकर 11:30 बजे के करीब विजय कुमार पत्नी के साथ सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जयलक्ष्मी ने सवालिया निगाहों से पति की ओर देखा तो उन्होंने कहा, देखता हूँ कौन है। विजय कुमार ने दरवाजा खोला तो शायद दस्तक देने वाला विजय कुमार का कोई परिचित था, इसलिए वह बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद अंदर आए और कपड़े पहनने लगे तो जयलक्ष्मी ने पूछा, कहीं जा रहे हो क्या?
हाँ, थोड़ा काम है, जल्दी ही लौट आऊँगा, कहकर वह बाहर जाने लगे। तो जयलक्ष्मी ने कहा, गाड़ी की चाबी तो ले लो। चाबी की जरूरत नहीं है, उन्हीं की गाड़ी से जा रहा हूँ, कहकर विजय कुमार चले गए। वह वहीं कपड़े पहनकर गए थे जिसमें पैसे रखे थे। इस तरह थोड़ी देर के लिए कहकर गए विजय कुमार गौरव लौट कर नहीं आए। पुलिस ने विजय कुमार के बारे में पता करने के लिए अपने सारे हथकंडे अपना लिए, पर उनकी कोई जानकारी नहीं मिली। 3 दिन बीत जाने के बाद पता चला कि विजय कुमार की मौत हो गई है और उनके मौत की जिम्मेदार उनकी पत्नी ही है। पुलिस के पूछने पर सारी सच्चाई बयां कर दी। कहानी कुछ इस प्रकार थी। 34 साल का सुरेश विजय कुमार के घर के ठीक सामने रहता था। उसके परिवार में पत्नी और 2 बच्चों के अलावा माता पिता, एक बड़ा भाई और भाभी थी। वह गांव की पंच संस्था में मैनेजर के रूप में काम करता था। घर में पत्नी होने के बावजूद वह जब भी जयलक्ष्मी को देखता उसके मन में उसे पाने की चाहत जाग उठती। 37 साल की जयलक्ष्मी थी ही ऐसी। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही वाचाल और मिलनसार भी थी। उससे बातचीत करके हर कोई खुश हो जाता था। इसकी वजह यह थी कि वह खुलकर बातें करती थी। ऐसे में हर कोई उसकी ओर आकर्षित हो जाता था। पड़ोसी होने के नाते सुरेश से उसकी अक्सर बातचीत होती रहती थी। बातचीत करते करते ही वह उसका दीवाना बन गया था। जयलक्ष्मी का बेटा 18 साल का था, लेकिन उसके रूप यौवन में जरा भी कमी नहीं आई थी। शरीर का कसाव और चेहरे के निखार से वह 25 साल से ज्यादा की नहीं लगती थी। उसके इसी यौवन और नशीली आंखों के जादू में सुरेश कुछ इस तरह खोया कि अपनी पत्नी और बच्चों को भूल गया। कहा जाता है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल ही जाती है। जयलक्ष्मी तक पहुँचने की राह आखिर सुरेश ने खोज ही ली। विजय कुमार से दोस्ती करके वह उसके घर के अंदर तक पहुँच गया था। इसके बाद धीरे धीरे उसने जयलक्ष्मी से करीबी बना ली। भाभी का रिश्ता बनाकर वह उससे हंसी मजाक करने लगा। हंसी मजाक में जयलक्ष्मी के रूप सौंदर्य की तारीफ करते करते उसने उसे अपनी ओर इस तरह आकर्षित किया कि उसने उसे अपना सब कुछ सौंप दिया। विजय कुमार गौरव दिन भर नौकरी पर रहते और रात में गाने बजाने की वजह से अक्सर बाहर ही रहते थे। इसी का फायदा जयलक्ष्मी और सुरेश उठा रहे थे। जयलक्ष्मी को अपनी बाहों में पाकर जहां सुरेश के मन की मुराद पूरी हो गई थी, वहीं जयलक्ष्मी भी खुश थी। दोनों विजय कुमार की अनुपस्थिति में मिलते थे, इसलिए उन्हें पता नहीं चल पाता था। लेकिन आसपास वालों ने विजय कुमार के घर में न रहने पर सुरेश को अक्सर उसके घर आते जाते देखा तो उन्हें शंका हुई। उन्होंने विजय कुमार को यह बात बताकर शंका जाहिर की तो विजय कुमार हैरान रह गए। उन्हें तो पड़ोसी होने के नाते सुरेश पर पूरा भरोसा था। इस तरह दोनों विजय कुमार के भरोसे का खून कर रहे थे। उन्होंने पत्नी और सुरेश से इस विषय पर बात की तो दोनों कस्में खाने लगे। उनका कहना था कि उनके आपस में संबंध खराब करने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं। भले ही जयलक्ष्मी और सुरेश ने कस्में खाकर सफाई दी थी, लेकिन विजय कुमार जानते थे कि बिना आग के धुआं नहीं उठ सकता। लोग उनसे झूठ क्यों बोलेंगे। सच्चाई का पता लगाने के लिए वह पत्नी और सुरेश पर नजर रखने लगे। इससे जयलक्ष्मी और सुरेश को मिलने में परेशानी होने लगी, जिससे दोनों बौखला उठे। इसके अलावा सुरेश को लेकर विजय कुमार अक्सर जयलक्ष्मी की पिटाई भी करने लगे थे। इससे जयलक्ष्मी तो परेशान थी ही, प्रेमिका की पिटाई से सुरेश भी दुखी था। वह प्रेमिका की पिटाई सहन नहीं कर पा रहा था। जयलक्ष्मी की पिटाई की बात सुनकर उसका खून खौल उठता था। प्रेमी के इस व्यवहार से जयलक्ष्मी ने एक खतरनाक योजना बना डाली। उसमें सुरेश ने उसका हर तरह से साथ देने का वादा किया। योजना के अनुसार घटना वाले दिन जयलक्ष्मी ने खाने में नींद की गोलियां मिलाकर पति, ननद और बेटे को खिला दी, जिससे सभी गहरी नींद में सो गए। रात 1 बजे के करीब सुरेश ने धीरे से दरवाजा खटखटाया तो जयलक्ष्मी ने दरवाजा खोल दिया। सुरेश लोहे की रॉड लेकर आया था। उसी रॉड से उसने पूरी ताकत से विजय कुमार के सिर पर वार किया। उसी एक वार में उसका सिर फट गया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।